हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शुभम पुरोहित, आपका ज्योग्राफी एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स जो कि फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टमेटिकली प्रोवाइड करने के लिए, जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंग्लिश मीडियम में, और 6वीं से लेकर 12वीं तक हम आपको प्रोवाइड करते हैं हिंदी माध्यम में सभी कक्षाएं। साथ ही साथ अगर आप ई नोट्स और ई बुक्स लेना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हिंदी माध्यम में हम जिन बोर्ड्स को कवर करते हैं वो बोर्ड्स हैं दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। इन सभी बोर्ड्स में आप हमारी कक्षाएं अवेल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग कक्षा 11वीं की बुक जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इस बुक का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इस चैप्टर को हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिया था। चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज और कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की वीडियोस बना चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। मतलब चंद स्लाइडों के अंदर आप लोगों को इस चैप्टर का बहुत अच्छे से मैं रिवीजन करवाने वाला हूं। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली स्लाइड जो हमें पढ़नी होती है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कुल मिलाकर हम लोग आज जो है वो पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि भूकंप किसे कहते हैं और उसके प्रभाव यानी अर्थक्वेक किसे बोलते हैं और उसके प्रभाव और इंपैक्ट को हम लोग जानेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं। तो ज्वालामुखी और ज्वालामुखी गतिविधियों को हम देखेंगे और ज्वालामुखी के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। और कुल मिलाकर बाद में हम देखेंगे कि हम ये भी जानेंगे हमें भूगर्भ की जो जानकारी है वो कैसे मिलती है, धरातल के अंदर जो है कौन कौन से पदार्थ मौजूद हैं, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भूगर्भ यानी हमारी पृथ्वी के अंदर गर्भ में कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं उसको किस प्रकार हम जानते हैं, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले खनन गतिविधि के बारे में आप सभी को पता है, माइनिंग मतलब अंदर से कुछ मिनरल्स निकालना। तो दक्षिण अफ्रीका की जो सोने की खानें हैं वो 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। इससे अधिक गहराई तक जा पाना असंभव है क्योंकि उतनी गहराई में तापमान में काफी वृद्धि देखने को मिलती है। मतलब दक्षिण अफ्रीका में जो सोने की खानें हैं वो 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी हैं। उसके नीचे अगर हम जाते हैं तो जाना पॉसिबल तो हो सकता है, लेकिन तापमान इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर हम किसी इंसान को और मशीन को नहीं भेज सकते, मशीन ही पिघल जाएगी। खनन के अलावा वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना की छानबीन कर रहे हैं। आज तक का सबसे गहरा अगर हम प्रवेदन बोले, ड्रिलिंग की सबसे गहरी ड्रिलिंग अगर पृथ्वी के अंदर हुई है तो वो लगभग 12 किलोमीटर की हुई है। कितनी हुई है? 12 किलोमीटर की जो है ड्रिलिंग हुई है, सिर्फ 12 किलोमीटर। जबकि हम पृथ्वी की त्रिज्या देखें, अगर हम पृथ्वी के धरातल से, ये यहां पर पेड़ पौधे हैं, हम और आप मौजूद हैं, यहां से अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या देखेंगे ना, त्रिज्या को अगर हम देखें तो 6300 लगभग, अप्रॉक्स में बता रहा हूं, एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहा हूं, 6300 किलोमीटर है। और उसकी तुलना में आपको लग रहा है कि 12 किलोमीटर से कुछ होने वाला है? नहीं भाई, ड्रिलिंग कहां तक संभव हो पाई है? सिर्फ 12 किलोमीटर। ज्वालामुखी उद्गार भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक अच्छा स्रोत है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो अंदर से बहुत से पदार्थ बाहर आते हैं। इससे भी हमें पृथ्वी की जानकारी जो है वो पता चलती है। लेकिन याद रहे, स्पष्ट जानकारी हमें अभी तक बहुत अच्छे से पता नहीं है कि पृथ्वी के अंदर क्या मौजूद है। क्यों? क्योंकि हम जा तो पाए ही नहीं है। सोने की खान 3 से 4 किलोमीटर, ड्रिलिंग सिर्फ 12 किलोमीटर, ज्वालामुखी से भी एग्जैक्ट चीजें पता नहीं चल पा रही। लेकिन एक जानकारी का स्रोत है जिसको हम बोलते हैं भूकंप। ठीक है, अर्थक्वेक से हमें अप्रत्यक्ष रूप से कुछ जानकारी मिल जाती है। तो सबसे पहले अर्थक्वेक होता क्या है उसको समझ लेते हैं। तो भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन, कांपना। ठीक है, और ये एक प्राकृतिक घटना है। भूकंप जो है वो अधिकतर, मैं बोल रहा हूं, वैसे तो आजकल मानव जनित कारणों से भी भूकंप आने लगे हैं, लेकिन भूकंप जो है मुख्यतः एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें पैदा होती हैं जो कि सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं। याद रखिएगा,
क्यों भूकंप आते हैं? क्योंकि हमारी पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा निकलती है तो ऊर्जा के साथ निकलती हैं तरंगे, और जब ये तरंगे विभिन्न दिशाओं में फैलती हैं तो इससे कंपन होता है, यानी भूकंप आते हैं। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो अब हम लोग जो है बहुत महत्वपूर्ण यहां पर शब्दावली देख लेते हैं, याद से जो है आप लोग देखिएगा। हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर जहां पर भूकंप आते हैं, याद रखिएगा, हमारी पृथ्वी जहां पर भूकंप आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं उद्गम केंद्र। अंदर जो है जहां पर भूकंप आते हैं उसको हम बोलते हैं उद्गम केंद्र। ठीक है, याद आ रहा है? तो वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है, और इससे अवकेंद्र भी बोलते हैं। इसी उद्गम केंद्र को अवकेंद्र बोलते हैं, याद रखिएगा। ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के सबसे नजदीक होता है अधिक केंद्र कहलाता है। मतलब जहां पर भूकंप आया है, मतलब ऊर्जा जहां से निकली है, फिर तरंगे निकली हैं, और सबसे पहले जहां पर तरंगे महसूस हो रही हैं, या ये जो ऊर्जा है सबसे पहले जहां पर महसूस हो रही है, इस जगह को बोलते हैं अधिक केंद्र। इंग्लिश में इसे बोला जाता है एपिसेंटर। तो क्या बोल रहे हैं? ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं। यहां से ऊर्जा जो है अलग अलग दिशाओं में जो है वो चलती है और पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र, मतलब इस पॉइंट के सबसे नजदीक होता है, इसे हम अधिक केंद्र बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं, याद रखिएगा। यहीं पर सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग इस स्लाइड में देख लेते हैं कि भूकंपीय तरंगें कौन कौन सी होती हैं। तो सभी प्राकृतिक भूकंप सबसे पहले आप याद रखिएगा स्थल मंडल में आते हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि स्थल मंडल में कौन कौन सी चीजें आती हैं। भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड की जानकारी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि सभी प्राकृतिक भूकंप जो हैं वो स्थल मंडल में आते हैं, और भूगर्भीय अगर तरंगों की बात की जाए, मतलब पृथ्वी के अंदर जो तरंगें निकलती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो भूगर्भीय तरंगों को हम दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, याद रखिएगा, प्राथमिक तरंगों और द्वितीयक तरंगों में। प्राथमिक तरंग यानी प्राइमरी वेव्स, इसे P से डिनोट करते हैं। द्वितीयक तरंगे यानी सेकेंडरी वेव्स, इसे S से डिनोट करते हैं। भूकंप मापने वाले यंत्र को हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ, हिंदी में से बोलते हैं भूकंप मापी यंत्र। तो यह यंत्र सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित करता है। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सिस्मोग्राफ क्या काम करता है, तो आप बोलेंगे भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित करने का काम सिस्मोग्राफ करता है। यहां पर देख लीजिए ये चित्र बना हुआ है, यहां पर P तरंगे, S तरंगे और धरातलीय तरंगे, जिसको L से हम लोग डिनोट करते हैं। ये सिर्फ धरातल पर चलती हैं, याद रखिएगा, L से हम इसे डिनोट करते हैं। इस प्रकार तीन तरंगे हम लोगों को पढ़नी होती हैं। मुख्य रूप से इसमें P और S तरंग के बीच हम लोगों को अंतर जानना है। सबसे पहले अंतर जान लेते हैं हम लोग। तो ये तरंगे तेज गति से चलने वाली तरंगे होती हैं। P तरंगे प्राइमरी तरंगे जो सबसे पहले पहुंचती हैं, इसको हम P तरंगे बोलते हैं, प्राइमरी। और ये तरंगे धरातल पर कुछ समय के बाद पहुंचती हैं। सेकंड आती हैं इसलिए सेकेंडरी वेव्स। ये तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। ये तरंगे ठोस, तरल और गैस तीनों से होकर गुजरती हैं, लेकिन ये याद रखिएगा ये केवल ठोस पदार्थों से होकर गुजरती हैं। तो P तरंगे जो हैं वो ठोस, द्रव और गैस से होकर गुजरती हैं, लेकिन ये सिर्फ ठोस पदार्थों से होकर गुजरती हैं, द्रव से ये नहीं गुजरती। S तरंगे यह ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं। P तरंगे जो हैं वो ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं, लेकिन ये तरंगे जो है वो समुद्री तरंगों की तरह होती है, याद रखिएगा। और ये अंतर सुपर IMP है, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। और ये जो लाइन लिखी गई है ना कि ये तरंगे केवल ठोस पदार्थों से होकर गुजरती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां पर ये तरंगे नहीं गुजरेंगी वहां पर छाया क्षेत्र बन जाएगा। कौन सा क्षेत्र बन जाएगा? छाया क्षेत्र, शैडो जोन जो है वो बन जाएगा। और ये क्या होता है एक बार देख लेते हैं। भूकंप लेखी यंत्र जिसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ पर दूर दूर से आने वाली भूकंपीय तरंगे जो होती हैं वो अभिलेखित होती हैं, परंतु कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जहां पर कोई भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भूकंपीय तरंगे अभिलेखित ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि हमारी पृथ्वी पर मान लीजिए यहां पर द्रव पदार्थ मौजूद है, तो यहां पर S तरंगे तो आएंगी नहीं, वो यहीं तक ही आएंगी, इस एरिया में आएंगी नहीं। तो यहां पर कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? छाया क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र? छाया क्षेत्र। और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप ये याद रखिएगा, हमारी पृथ्वी में अलग अलग घनत्व की चट्टानें, द्रव पदार्थ मौजूद हैं, और एक चट्टान से, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जब ये तरंगे चलती हैं तो अपना पथ विचलित कर लेती हैं, इसलिए कहीं कहीं पर छाया क्षेत्र निर्मित हो जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों को हम भूकंपीय छाया क्षेत्र
कहते हैं। अब हम भूकंप के प्रकार, हम लोगों ने देख लिया कंपन, कंपन के अब प्रकार देख लेते हैं कितने तरीके से जो है वो भूकंप आते हैं। सबसे पहले विवर्तनिक भूकंप, विवर्तनिक भूकंप यानी टेक्टोनिक अर्थक्वेक। हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ा था कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं या फिर जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं यानी कि नजदीक आती हैं तो कंपन पैदा होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा मुक्त होती है और ऐसे भूकंप जब आते हैं तो इसे हम विवर्तनिक भूकंप बोलते हैं। तो पहले प्रकार का भूकंप हम लोगों ने समझ लिया, चलो दूसरे प्रकार का भूकंप समझ लेते हैं। यह है वोल्केनिक अर्थक्वेक यानी ज्वालामुखी भूकंप। बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी पृथ्वी पर अलग अलग जगह जो है वो ज्वालामुखी मौजूद है। अब इस ज्वालामुखी में अगर विस्फोट होगा, ठीक है, ज्वालामुखी में विस्फोट होगा तो ऑब्वियस सी बात है तरंगें पैदा होंगी, ऊर्जा मुक्त होगी। तो भाई कोई पटाखा ही फूटता है तो कई बार क्या होता है घरों के कांच जो है वो टूट जाते हैं। आप सोच कर देखिए यहां पर तो ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है। तो ज्वालामुखी भूकंप यानी वोल्केनिक अर्थक्वेक की परिभाषा क्या है? एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप, जो पिछली बार हम लोगों ने विवर्तनिक भूकंप की परिभाषा देखी ना, उसी प्रकार से ज्वालामुखी भूकंप जो है हम समझ सकते हैं। ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी मतलब जिनसे इरप्शन हो रहा है, पदार्थ बाहर निकल रहे हैं, उन क्षेत्रों में आते हैं। निपात भूकंप या कोलैप्स अर्थक्वेक किसको बोलते हैं? तो अक्सर खनन, जहां पर माइनिंग काम जहां पर होता है कि कोयले की खदान है, मान लीजिए कोई खदान होती है, खदान क्षेत्र में क्या होता है कि जमीन का कोई हिस्सा खोदकर जमीन के नीचे जो है वो जाया जाता है। मान लीजिए हमने खुदाई करी और ऊपर का कोई हिस्सा टूटकर जो है वो गिर गया, क्योंकि बहुत भारी हिस्सा था, जमीन पर गिरेगा, कंपन पैदा होगा और ऐसे भूकंपों को हम निपात भूकंप, कोलैप्स अर्थक्वेक बोलते हैं। याद रखिएगा खनन क्षेत्रों में ऐसे भूकंप आते हैं। और कौन सी कैटेगरी होती है भूकंप की? भाई विस्फोट भूकंप या एक्सप्लोजन अर्थक्वेक भी होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि परमाणु विस्फोट और रासायनिक विस्फोट की जो है प्रैक्टिस की जाती है। हमें दूसरे देश पर हमला करना है, परमाणु विस्फोट या परमाणु बम आज हर देश के पास है लगभग। तो जब उससे जो है तैयारी करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है, मॉक ड्रिल करनी होती है, तो पता चलता है इनसे भी कंपन जो होता है वो पैदा होता है। और उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं बांध जनित भूकंप यानी रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। अब सोचकर देखिए बड़े बड़े बांध जो हैं वो बने होते हैं हमारी पृथ्वी पर, हर एक देश के पास बड़े बड़े जो हैं वो बांध मौजूद हैं। अब बांध में पानी भरा होता है, वो पानी इतना दबाव जो है हमारी पृथ्वी पर पैदा करता है, इससे भी कंपन होते हैं और इसको हम लोग बांध जनित भूकंप कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को भूकंप के प्रकार बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए अब हम भूकंप के प्रभावों को जान लेते हैं, यानी इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। क्या प्रभाव होते हैं भूकंप के? तो भूमि हिल जाती है, धरातलीय विसंगति यानी धरातल जो होता है वो उबड़ खाबड़ हो जाता है, भूस्खलन हो जाता है, लैंडस्लाइड हो जाता है, सॉइल लिक्विफिकेशन मतलब कभी कभी मिट्टी पिघल जाती है, धरातल कभी एक तरफ झुक जाता है, कभी हिमस्खलन हो जाता है मतलब ग्लेशियर जो हैं वो नीचे आ जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है? तो भाई धरातलीय विस्थापन होता है, कभी कभी जमीन एक जगह से खिसक कर दूसरी जगह पहुंच जाती है, कभी कभी बांध और तटबंध टूट जाते हैं, आग लग जाती हैं, इमारतें टूट जाती हैं, उनमें क्रैक्स आ जाते हैं, ध्वस्त हो जाती हैं, वस्तुएं गिर जाती हैं। और भूकंप से ही एक रिलेटेड चीज है वो है सुनामी। जब समुद्र इसकी सतह पर भूकंप आता है तो लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सुनामी। क्या बोलते हैं? सुनामी। तो आप लोग जो है वो याद रखिएगा कि सुनामी जो है वो भूकंप से जुड़ी हुई ही एक आपदा है। यहां पर बताया गया है जो इंडोनेशिया में सुनामी आई थी उसके बारे में। उम्मीद करता हूं आप लोगों को भूकंप के प्रभाव क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की संरचना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पृथ्वी की जो होती हैं 3 परतें होती हैं, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। 3 परतें होती हैं पृथ्वी की। तो मैंने आप लोगों को बताया लगभग पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, आप 6300 याद रखिएगा। एग्जैक्ट फिगर जो है वो 6378 है। 3 परतें होती हैं। सबसे ऊपरी वाली जो परत होती है उसको बोलते हैं भूपर्पटी, बीच वाली जो परत होती है उसको बोलते हैं मेंटल और निचली जो परत होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्रोड। तो अब सबके 2-2 हिस्से आप कर सकते हैं। इसको आप बोल सकते हैं ऊपरी भूपर्पटी, निचली भूपर्पटी, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, अपर कोर और निचला कोर। तो इस तरीके से 3 जो है यहां पर परतें जो है वो बताई गई हैं। अगर यहां पर आप लोगों को बोल दिया जाए कि मेंटल कहां तक होता है तो आप बोलेंगे 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर से नीचे 6378 तक कोर होता है और इसके ऊपर जो होता है वो भूपर्पटी होती है। चलिए एक एक करके हम परतों के बारे में जान लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण परत है क्रस्ट यानी भूपर्पटी। यह पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है, याद रखिएगा, जिस पर हम चलते हैं।
भूपर्पट्टी की मोटाई महासागरों एवं महाद्वीपों के नीचे अलग अलग है। इस चित्र में आप देखेंगे ये महाद्वीप है, यहां पर भूपर्पट्टी जो होगी मोटी होगी। भाई सीधे तौर पर अगर मान लीजिए महासागर है, कहीं पर पर्वत है, तो ये पर्वतीय क्षेत्र में तो भूपर्पट्टी मोटी ही होगी ना। तो भूपर्पट्टी की मोटाई महासागरीय और महाद्वीपों के नीचे अलग अलग होती है। महासागरों के नीचे इसकी मोटाई 5 किलोमीटर तक होती है, महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई 30 किलोमीटर तक होती है। कितना डिफरेंस है 5 और 30 में। भूपर्पट्टी का निर्माण जिस पर आप और हम चलते हैं, आप सभी को पता है कि भारी चट्टानों और कठोर चट्टानों से हुआ है। अगर हम मेंटल की बात करें तो मेंटल भूपर्पट्टी के नीचे का भाग है, नीचे का हिस्सा है, और यह भाग 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल का ऊपरी भाग, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जैसे मान लीजिए ये हम पृथ्वी की बात करते हैं, ऊपरी हिस्सा भूपर्पट्टी, बीच वाला हिस्सा मेंटल और निचला हिस्सा कोर। ऊपरी मेंटल जो है, ऊपरी मेंटल और यह है निचला मेंटल, ऊपरी मेंटल और भूपर्पट्टी को मिलाकर, तो मेंटल का जो ऊपरी भाग है उसको हम दुर्बलता मंडल बोलते हैं। इसको हम दुर्बलता मंडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो स्टेज है यहां पर प्लास्टिक स्टेज में धातुएं मौजूद होती हैं, मतलब लिक्विड अवस्था में यहां पर चट्टानें मौजूद होती हैं, इसलिए इसको दुर्बलता मंडल बोलते हैं। और इसी के ऊपर प्लेट गति करती हैं, हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ा था। खैर, मेंटल का जो ऊपरी भाग है उसको हम दुर्बलता मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, और इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक होता है, याद रखिएगा। ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा धरातल पर पहुंचता है वो यहीं से पहुंचता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ये प्लास्टिक स्टेज में सेमी लिक्विड अवस्था में मौजूद होता है। भूपर्पट्टी तथा मेंटल का ऊपरी भाग मिलाकर स्थल मंडल कहलाते हैं। मतलब भूपर्पट्टी और ऊपरी मेंटल का जो भाग है जिसको हम दुर्बलता मंडल बोलते हैं, इन दोनों को मिलाकर हम स्थल मंडल बोलते हैं, और इसकी मोटाई लगभग 200 किलोमीटर तक होती है। यह परत ठोस अवस्था में है। ऊपरी जो स्थल मंडल है वो कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में मौजूद होता है। अगर हम कोर की बात करें तो कोर के 2 भाग हैं, ऊपरी और बाहरी। ये ऊपरी क्रोड है जो द्रव अवस्था में मौजूद है, आंतरिक क्रोड है जो ठोस अवस्था में मौजूद है। बाहरी क्रोड तरल अवस्था में और आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में मौजूद है। क्रोड भारी धातुओं से बना है, यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्रोड निकेल लोहे से बना हुआ है, इसलिए हम बोलते हैं नीफे। नीफे का मतलब होता है NiFe, निकिल और फेरम। तो क्रोड का जो आंतरिक भाग है वो ठोस नीफे से बना हुआ है। तो यहां पर हम लोगों ने पृथ्वी की परतों के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी पर होने वाली एक आकस्मिक घटना है। इससे भूपटल पर अचानक विस्फोट होता है। जैसे कि अनारदाना फूटता है ना, आप लोगों ने देखा होगा दिवाली के समय कैसे अनारदाना फूटता है, वैसे ही ज्वालामुखी विस्फोट होता है। विस्फोट के दौरान लावा निकलता है, गैस निकलती है, धुआं निकलती है, राख निकलते हैं, कंकड़ पत्थर निकलते हैं, और इन सभी का निकास एक प्राकृतिक नली के द्वारा होता है। यह बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग अगर ज्वालामुखी के प्रकारों के ऊपर चर्चा करें तो एक ज्वालामुखी होता है सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब जिससे लगातार विस्फोट हो रहा है, लावा निकल रहा है, तो उसको हम सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। लावा लगातार जो है वो बह रहा है, तो इसको हम कौन सा ज्वालामुखी बोलते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। विस्फोट जो है समय समय पर होता रहता है, जिसे इटली का इटना ज्वालामुखी इसका उदाहरण है। प्रसुप्त ज्वालामुखी मतलब लंबे समय तक कोई उद्गार नहीं हुआ है लेकिन विस्फोट की संभावना बनी रहती है, तो उसको हम प्रसुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। और इटली का ही विसुवियस ज्वालामुखी जो है वो प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। तीसरे अगर ज्वालामुखी की बात करें तो विलुप्त ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखियों के उद्गार और विस्फोट प्रायः बंद हो जाते हैं और भविष्य में भी विस्फोट होने की संभावना नहीं होती, तो विलुप्त ज्वालामुखी। कभी विस्फोट नहीं होता तो विलुप्त। और मिश्रित ज्वालामुखी मतलब इन ज्वालामुखियों का लावा अधिक ठंडा होता है, चिपचिपा होता है, गाढ़ा होता है, और ये ज्वालामुखी अधिक विस्फोटक होते हैं क्योंकि गाढ़ा लावा रहेगा, नली को जाम कर देगा, विस्फोट ज्यादा खतरनाक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो ज्वालामुखी है वो है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, मतलब ऐसा ज्वालामुखी जिसका लावा एकदम तरल अवस्था में होता है, लंबी दूरी तक वो लावा जाता है। तो भारत का जो दक्कन ट्रैप है ना, वो बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र का उदाहरण है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सभी ज्वालामुखी बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। लास्ट में एक मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी भी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अटलांटिक महासागर में उत्तर से दक्षिण तक लंबी पर्वतमाला है, और यहां पर जो ज्वालामुखी है इसको हम मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी बोलते हैं। और ये कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर लंबी है।
तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, मजा आया होगा वीडियो में। यहां पर मैंने कोशिश की है कि शॉर्ट में पूरा चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसी तरीके से सीबीएसई बोर्ड के साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी मैग्नेट ब्रेन्स चैनल द्वारा चलाई जा रही हैं। www.magnetbrains.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका इंटरफेस आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सारे कोर्सेज अपडेटेड फॉर्म में सिंक्रोनाइज वे में आप लोगों को नजर आ जाएंगे। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आप लोगों को महसूस नहीं होगी। डे टू डे अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। जिन सोशल मीडिया चैनल्स पर हम उपलब्ध हैं वो हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप चैनल। आपको करना क्या है, इन सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना है। आज की इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और डाउट की स्थिति में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछ लेना है। ई नोट्स और ई बुक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।